जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार फिर से एक नजर देखते हैं। गुड इवनिंग, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग जीओसी स्टार्ट किए थे और इसमें अभी तक पढ़ चुके हैं कि सबस्ट्रेट क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होता है और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होता है। जैसे सपोज ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सपोज ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो सबस्ट्रेट, सबसे पहला सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएक्टेंट साइड में जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है इसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कौन होगा, जो कार्बन का कोई कंपाउंड होगा। रिएक्टेंट साइड में जो कार्बन का कंपाउंड होता है इसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में कोई एक और होगा, इसको अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं, जो कार्बन का कंपाउंड नहीं होगा। ये हमेशा या तो कोई एसिड होगा, या तो कोई बेस होगा, या तो कोई सॉल्ट होगा। जैसे अभी यहाँ पे क्या है, कोई बेस है, ठीक है, और इस साइड प्रोडक्ट बनता है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो आपको बताए थे यहाँ पे एरो के ऊपर कोई मीडियम भी होता है। जैसे यहाँ पे हीट है, मीडियम कौन होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक सुटेबल कंडीशन देता है। जैसे इस मीडियम के प्रेजेंस में सबसे पहले अटैकिंग रिएजेंट टूटता है। अटैकिंग रिएजेंट खुद से कैसे टूटेगा, वो तो बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये हीट के प्रेजेंस में NaOH कैसे टूटेगा, Na+ और OH- में। अटैकिंग रिएजेंट के प्लस कंपोनेंट को, जो आप इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब जो अभी तक आप कैटायंस करते थे, इसको अब क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल्स। इसका सिंबल क्या होता है, E+, इलेक्ट्रोफाइल्स। और जिसको एनायन कहते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। इसका सिंबल क्या होता है, Nu-, न्यूक्लियोफाइल। अब इन दोनों में से कोई एक है जो सबस्ट्रेट पे हमला करता है। जब कभी भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो हमला कोई एक करता है। पहला जो अटैक करेगा, रिएक्शन का नाम उसी पे पड़ता है। सबस्ट्रेट कौन होता है, जिसपे अटैकिंग रिएजेंट हमला करता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। अगर हमला इलेक्ट्रोफाइल करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, और हमला न्यूक्लियोफाइल करता है तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। प्रोडक्ट को देखकर लग रहा है कि यहाँ पे Cl किससे रिप्लेस हुआ है, OH से। Cl, बाकी देखो सब कुछ सेम है, CH3, Cl के जगह कौन आया है, OH। क्योंकि Cl पे कितना चार्ज होता है, -1। किसी भी कंपाउंड में जितना माइनस है उतना ही प्लस। यानी कि यहां से क्लोरीन किससे रिप्लेस हुआ है, OH से। कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो चार्ज को बैलेंस रखकर, अगर एक निगेटिव वाला जा रहा है तो एक निगेटिव आएगा। यानी इस रिएक्शन में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, इस सबस्ट्रेट पर अटैक किया होगा और यहां से इस बॉन्ड को तोड़कर इस क्लोरीन को हटाया होगा और वहां पे खुद आया होगा। तो CH3 अपने जगह पे है, केवल Cl के जगह कौन आ गया, OH। ये दर्शाता है कि हमला कौन किया है, न्यूक्लियोफाइल। तो कोई पूछे कि ये कैसा रिएक्शन है, तो ये कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। ये कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, समझ में आ गया। फिर ये Na और ये Cl मिलकर क्या बना लिया, NaCl। अब देखिए, अब आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यानी हम ये देख रहे हैं कि अगर कभी भी कोई रिएक्शन होता है तो सबसे पहले मीडियम के प्रेजेंस में क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट टूटता है प्लस और माइनस में, मतलब वहां कुछ चार्ज डेवलप होता है, ठीक है ना। फिर वो हमला करता है कोई इनमें से एक सबस्ट्रेट पे और सबस्ट्रेट को तोड़ देता है। जैसे सबस्ट्रेट कैसे टूट गया, CH3+ और Cl-। यानी रिएक्शन को परफॉर्म करवाने में सारा खेल किसका होता है, चार्ज का। और इसकी शुरुआत कौन करवाता है, मीडियम। इस मीडियम के प्रेजेंस में सबसे पहले अटैकिंग रिएजेंट टूट गया, वहां चार्ज डेवलप हुआ, वो चार्ज किसी पे जाकर हमला करता है। चार्ज अनस्टेबल होता है, वो जाकर हमला कर दिया सबस्ट्रेट पे।
सबस्ट्रेट भी चार्ज में टूट गया। अब क्या हुआ, इस चार्ज को ये चार्ज रिप्लेस कर दिया, मतलब यहां माइनस को कोई दूसरा माइनस आकर रिप्लेस कर दिया और रिएक्शन परफॉर्म कर दिया, प्रोडक्ट बन गया। यानी प्रोडक्ट की बनने की शुरुआत कहां से शुरू होती है, मीडियम। मीडियम अटैकिंग रिएजेंट को चार्ज में तोड़ता है, चार्ज अटैकिंग रिएजेंट का जो चार्ज है सबस्ट्रेट को चार्ज में तोड़ देता है, और फिर क्या होता है, चार्ज को बैलेंस रखते हुए रिएक्शन प्रोडक्ट में बदल जाता है। जैसे कि इस क्लोरीन को कौन रिप्लेस कर दिया, ये OH आयन। तो हमला चूंकि OH किया है, मतलब रिप्लेसमेंट कौन किया है, OH आयन। OH आयंस मतलब न्यूक्लियोफाइल, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गया। यानी अगर हमको प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले सबस्ट्रेट को पहचानना होगा जिसपे हमला होता है, दूसरा किसको पहचानना होता है हमेशा, अटैकिंग रिएजेंट। तो बहुत इजी है, एसिड बेस या सॉल्ट। सबस्ट्रेट कौन, जो कार्बन का कंपाउंड। मीडियम कौन, जो एरो के ऊपर रहता है। तो जो एरो के ऊपर रहता है उसका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसका काम होता है अटैकिंग रिएजेंट को टूटने में मदद करना। फिर ये टूटता है, सबस्ट्रेट पे हमला करता है और प्रोडक्ट फिर फॉर्म होता है। इस घटना को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। जैसे ही कोई मीडियम आता है ना, तो अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट चालू कर देता है, चार्ज में टूटना शुरू करता है, सबस्ट्रेट पे हमला कर देता है और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है ना। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। लिखिए, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है वो दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं परमानेंट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, और जो दूसरा होता है वो होता है टेम्पररी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। तो सबसे पहले इन दो वर्ड को समझते हैं। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तो समझ में आ गया, चार्ज कहीं पे भी प्लस माइनस का आना। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो सबसे पहले चार्ज डेवलप होता है अटैकिंग रिएजेंट का, वो अपनी अनस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए सबस्ट्रेट पे जाकर हमला कर देता है और सबस्ट्रेट टूटता है और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है। चार्ज दो तरह का होता है, परमानेंट और टेम्पररी। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस हम पे हमेशा लग रहा है, एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा इफेक्ट जो हम पे हमेशा लग रहा है। जैसे अभी हम पृथ्वी पे हैं, हम 9 ग्रहों से घिरे हुए हैं, वायु जो हमारा यूनिवर्स है ये 9 अलग अलग ग्रहों से घिरा हुआ है, तो वो भी अपना इफेक्ट हम पे हमेशा डाल रहा है। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है। हम कहीं भी चले जाएंगे इस पृथ्वी पे तो गुरुत्वाकर्षण हम पे हमेशा लगता रहेगा, और ग्रह हैं वो अपना इफेक्ट हमेशा डालते रहेंगे। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है। लेकिन टेम्पररी इफेक्ट क्या होता है, ये एक चार्ज है, एक आवेश जो हम पे हमेशा लग रहा है। चार्ज मतलब आवेश। तो जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं वो परमानेंट होता है, जो हमेशा मेरे पे लग रहा है। लेकिन टेम्पररी इफेक्ट भी एक होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे आप में से हो सकता है कि किसी को माउंटेन्स वगैरह बहुत पसंद हो, तो हम कहीं माउंटेन्स देखे कहीं पिक्चर में या कहीं पे, तो हम खोए हुए हैं। स्विट्जरलैंड का कोई सीन आ गया, बहुत सारे माउंटेन्स है, देखकर खोए हुए हैं। जैसे ही वो सीन गया, कोई एक तबरक मारा, कहाँ खोए हुए हो, फिर से अच्छा ठीक है। तो वो इफेक्ट थोड़ी देर के लिए था मेरे पास और फिर खत्म हो गया। उसी तरह आप में से यंग एज के लड़के हैं, कोई हीरो पसंद होगा, किसी को कोई हीरोइन पसंद होगी, कुछ समय के लिए उसका जो आवेश है कुछ समय के लिए आप पर है, जैसे वो गया वो इफेक्ट खत्म हो गया। कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको आप पसंद करते हैं। तो ये जो इफेक्ट है ना वो कम समय के लिए आ रहा है और वो गया और उसके बाद वो खत्म हो गया। तो ये है टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है ना। तो इफेक्ट दो तरह का होता है, एक परमानेंट। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है तो वहां पे दो तरह के इफेक्ट आते हैं।
टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी जो कुछ समय के लिए होगा, परमानेंट जो हमेशा रहता है। तो परमानेंट इफेक्ट जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो यूजफुल होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। लिखिए, हम लोग जड़ पढ़ रहे हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना वहां पे एक परमानेंट चार्ज काम कर रहा होता है जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट और तीसरा होता है हाइपर कंजुगेशन। टेम्पररी में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दूसरा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। जैसे यहाँ पे कोई आयरन का बुरादा है, आयरन के छोटे टुकड़े हैं, अगर हम मैग्नेट लाते हैं, ठीक है ना, तो वो उसके तरफ आकर्षित हो जाएगा। वो मैग्नेट को हम हटाएंगे तो वो आवेश खत्म हो जाएगा, वो मैग्नेट उस पर काम नहीं करेगा। बात समझा? तो ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। तो जब तक वहां पे मैग्नेट होगा तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होते हैं उनको दो तरीके से बांटते हैं, परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट इफेक्ट तीन होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। जो टेम्पररी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होते हैं वो है इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक। आप सबको जानकर अच्छा लगेगा कि जितने भी असंख्य केमिस्ट्री में रिएक्शन है, जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, वो इन तीन के वजह से परफॉर्म होता है। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, मतलब रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए केवल परमानेंट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट चाहिए। टेम्पररी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो जितना हम लोग का फोकस होगा ना इन तीन पे होगा। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब अगर कोई रिएक्शन होता है, जैसे अगर हम कोई पेशेंट है और किसी डॉक्टर के पास गए तो उसके पास इलाज करने का तीन ही ऑप्शन है। किसी भी मर्ज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन के दरमियान तीन ही उपाय है। तो जब भी कोई रिएक्शन होगा तो इनमें से कोई एक जरूर हो रहा होगा, या तो इंडक्टिव इफेक्ट, या तो मेसोमेरिक इफेक्ट, या तो हाइपर कंजुगेशन। यहां तक आप लिखिए जल्दी जल्दी। तो जैसा कि बता रहे थे, इफेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है परमानेंट इफेक्ट और एक होता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट जो हमेशा हम पर लगते रहता है, जैसे कि अभी बताया ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये एक ऐसा आवेश है जो हम पे हमेशा काम कर रहा है। लेकिन अभी जैसे कि आपको बताएं, अगर कोई मैग्नेट है हमारे आसपास तो उसका इफेक्ट मेरे पे करेगा और उसको हटाएंगे तो इफेक्ट चला जाएगा। आपके कोई पसंदीदा कोई स्टार है तो वो जब आता है ना तो हम उसमें खोए रहते हैं, और फिर वो हटा तो वो आवेश खत्म हो गया। तो ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। समझ में आ गया? तो जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो परमानेंट इफेक्ट की वजह से होते हैं। ये तीन तरह का होता है, इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन। ये एक थियोरेटिकल कंडीशन है, कोई भी रिएक्शन जो होता है ना इसके वजह से परफॉर्म नहीं करता है। तो हम लोग का पूरा सिलेबस किस पे होगा? इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। आप इसको यूं समझिए, अगर कोई योद्धा है और उसको युद्ध में लड़ने गया, उसके सामने बहुत सारे उसके ओपोनेंट हैं, तो अपने किसी भी दुश्मन पे चलाने के लिए उसके पास मात्र तीन हथियार है। इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी रिएक्शन पे हम कर सकते हैं। ठीक है, ये कहीं भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जनरल वान है जो तीर चलाएंगे ना दुश्मन पे, एक ऐसा जिसका इस्तेमाल कभी भी हम कर सकते हैं। ये उससे एडवांस है। इंडक्टिव इफेक्ट का एक स्पेशल केस है क्या? मेसोमेरिक। अब मेसोमेरिक काफी एडवांस है। कौन? हाइपर कंजुगेशन। मतलब जहां पे मेसोमेरिक काम नहीं करेगा ना तो अब आएगा हाइपर कंजुगेशन। जैसे अगर हमारे पास एटम बम है तो डेली एटम बम नहीं ना किसी पे छोड़ देंगे। तो पहले के जमाने में जैसे सुनते थे ब्रह्मास्त्र है, तो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल एकदम स्पेशल कंडीशन में करना है, वैसा ही है ये ब्रह्मास्त्र है। तो हर क्वेश्चन पे हम ब्रह्मास्त्र यूज नहीं कर सकते हैं। जब हम ऑर्गेनिक समझने लगेंगे ना तो हम देखेंगे कि जब भी कोई भी दुनिया में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन होता है ना तो उसके पीछे तीन ही रहस्य होगा, या तो इंडक्टिव इफेक्ट का, या तो मेसोमेरिक इफेक्ट का, या तो हाइपर कंजुगेशन। पर इनमें बड़ा
मतलब आइडेंटिफाई करना है ना, बहुत इजी है। तो जैसे जैसे सिलेबस आगे जाएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रॉब्लम को हमको इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व करना है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ आता है तो वो कंडीशन आपको बता देंगे, तो वो मेसोमेरिक में बदल जाता है। अगर मेसोमेरिक कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ आ जाता है तो वो किस में बदल देता है? हाइपर कंजुगेशन। मतलब मेरे जो दुश्मन है ना, हमको आइडेंटिफाई करना होगा, रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं और उस अनुसार से हम अपना इफेक्ट चूज करते हैं कि कहां पे प्रॉब्लम को इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व करना है, कहां मेसोमेरिक से करना है और कहां पे हाइपर कंजुगेशन से करना है। जितने भी हमको केमिस्ट्री पढ़ना है वो इंडक्टिव इफेक्ट का, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर जगह होता है, सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। भारत पाक सीमा पे अभी डेली ना कोई जाकर एटम बम नहीं छोड़ देगा या उसके अंदर घुसकर नहीं मार देंगे, लेकिन सीमा पे पर डे कुछ ना कुछ गोलाबारी होता रहता है। तो ऐसा ही है, ये इसका इस्तेमाल हमेशा होता रहेगा। अब कोई विशेष स्थिति आ गया, जैसे पठानकोट पे हमला कर दिया तो एयर स्ट्राइक कर दिया, तो ये है एयर स्ट्राइक की तरह। अगर अभी तक तो हम लोग एटम बम का यूज नहीं किए हैं, जिस दिन सपोज कर दिए पाकिस्तान पे, कुछ स्पेशल कंडीशन नहीं करेंगे, वो कुछ गलत हम लोग के साथ कुछ ज्यादा जिस दिन कर देगा ना, पठानकोट पे हमला किया, कुछ ही तो मरे तो उतना हम लोग किए, अगर वैसा कुछ गलत और हम लोग के साथ करता है तब हम क्या करेंगे इस्तेमाल? एटम बम, यानी हाइपर कंजुगेशन। तो ऐसा ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो हमको सबसे ज्यादा पढ़ना होगा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अगर ऑर्गेनिक को समझना है तो इंडक्टिव इफेक्ट ये कभी कभी यूज होता है एकदम स्पेशल कंडीशन में, खास करके जो जेई के प्रॉब्लम होंगे, एडवांस लेवल के प्रॉब्लम होते हैं ना, वहां पे आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है। जब कार्बन, आप सुने होंगे स्कूल में भी पढ़े होंगे, कार्बन 3 तरह का बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन हमेशा या तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, या तो डबल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड। और स्कूल में भी पढ़े होंगे कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है केटनेशन। केटनेशन का मतलब ये कार्बन का एक जाल बनाता है। कार्बन है ना, एक दूसरे से जुड़ता जाता है और या तो सिंगल बॉन्ड चेन बनाता है, स्ट्रेट चेन, या तो ब्रांच चेन, या तो रिंग चेन, कुछ भी बनाएगा, लेकिन ये बहुत सारे कार्बन से जुड़ता चला जाता है, सिंगल बॉन्ड के जरिए, डबल बॉन्ड के जरिए, या तो ट्रिपल बॉन्ड के जरिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट कहां इस्तेमाल करते हैं? जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। समझ में आ गया? जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इस तरह से कार्बन जब सिंगल बॉन्ड चेन से जुड़ा होता है ना, तो इसके टर्मिनल पे, जैसे कहते हैं ना चीनी अगर खुले में रहे ना तो चींटी आकर लग जाएगा, उसी तरह कार्बन की एक प्रॉब्लम है कि जब वो सिंगल बॉन्ड चेन बनाता है ना, तो इसके टर्मिनल पे 2 तरह के लोग आकर जुड़ना पसंद करते हैं, ठीक है ना। ये चाहे या ना चाहे 2 तरह के लोग आकर जुड़ जाएंगे, एक इसको पुश करने वाला, ठीक है ना, और एक इसको पुल करने वाला। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड चेन बनाता है तो अपने आप इसे 2 तरह के लोग आकर जुड़ते हैं, ठीक है ना। या ये कैसे लोग होते हैं? ये एक या तो इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाले होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को पुल करने वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन को या तो खींचने वाला होता है या तो इलेक्ट्रॉन देने वाला आकर जुड़ जाता है। तो सबसे पहले ऐसे समझिए, इलेक्ट्रॉन देने वाले को ईडीजी कहते हैं। ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब भी कार्बन सिंगल चेन बनाता है ना, तो अपने आप ये चाहे या ना चाहे 2 तरह के लोग आकर इससे अटैच्ड हो जाते हैं। उसमें सबसे पहला कौन है? ईडीजी। ईडीजी आज के बाद एक कॉमन नाम होगा जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यूज होता रहेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी, ठीक है ना। ईडीजी कौन होता है? जो कार्बन जब सिंगल बॉन्ड चेन बनाता है तो इससे आकर अटैच हो जाता है और क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पुश करता है। इधर देखो, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है। जैसे आप सपोज कीजिए एक लाइन में है, आप सभी एक लाइन बना लीजिए बच्चे, ठीक है ना, एक लाइन में बच्चे हैं, ठीक है ना, और हम आए और कस के धक्का मारे,
ठीक है ना। तो हो सकता है कि हम जब धक्का आपको मारे तो जो मेरे से हाथों हाथ जो बच्चा जुड़ेगा वो कस कर मतलब मेरे वजह से ठेलाएगा, क्योंकि वो उसके पीछे वाला भी उसका हाथ पकड़े हुए तो थोड़ा उसको भी धक्का लगेगा, उसके पीछे वाला को भी हल्का लग सकता है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम इतना कस के धक्का मारे कि 20-30 को गिर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर 20-30-50 का लाइन है, कार्बन की कोई लिमिट नहीं होती है। कार्बन जब चेन बनाता है ना तो कितना भी बड़ा बना सकता है। तो सपोज कीजिए एक बहुत बड़ी कार्बन की चेन है और हम आए और कितना भी कस कर अगर हम पुश कर दिए ना, तो आप देखेंगे ना कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? जो हाथों हाथ मेरे से जिसको हम ठेलेंगे, जो जुड़ा होगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट उस पे पड़ेगा। उससे कम इफेक्ट किस पे पड़ेगा? उसके बाद वाला पे। उससे कम इफेक्ट किस पे पड़ेगा? उसके बाद वाला पे। हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को प्रभावित कर सके। जैसे एक साइकिल स्टैंड में है, बहुत सारा साइकिल लगा हुआ है, अगर एक साइकिल गिरा ना तो होता है 2-3 गो गिरते गिरते फिर रुक जाता है, बाकी का साइकिल अपने उसी जगह पे रहता है। ऐसा कभी देखे होंगे। तो जब कार्बन सिंगल बॉन्ड चेन बनाता है ना तो कोई आता है और कस कर धक्का मारता है उसको, इसको कहते हैं ईडीजी। वो धक्का मारकर रुक जाता है। पर यहां पे 2 तरह के होते हैं धक्का मारने वाला, एक जो मारकर रुक गया और एक जो हमेशा पुश करता रहता है, वो रुकता ही नहीं है। याद रहेंगे, ईडीजी में 2 तरह के लोग होते हैं। कार्बन की एक प्रॉब्लम है, जब वो सिंगल बॉन्ड चेन बनाता है तो कोई आता है और धक्का मार देता है उसको, इसको कहते हैं ईडीजी। अब ये 2 तरह का होता है, एक जो कस के मारा शांत हो गया, दूसरा जो हमेशा धीरे धीरे पुश करता रहता है, पुश करता रहता है, ये छोड़ता ही नहीं है, बहुत धीरे धीरे। समझ में आ गया? अब ये जब मारा तो क्या पुश करता है? मारना तो ऐसे आपको समझाने के लिए, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पुश करता है। ये क्या पुश किया? एनर्जी। जैसे हम आपको मारे ना तो एनर्जी पुश हुआ, तो यहां पे क्या पुश कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? इसको। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है ना उसमें डेल्टा प्लस चार्ज आता है। डेल्टा का मतलब बहुत छोटा सा अपना चार्ज किसको दे दिया? अगला को। ये दिया है तो प्लस, और जो लेता है माइनस। प्लस मतलब अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। जब पुश करता है ना कोई तो उसकी एनर्जी चली जाती है दूसरे के पास, तो एनर्जी किसके पास आ गया? इसके पास। ये अपना छोटा सा एनर्जी किसको दे दिया? इसको। उससे छोटा एनर्जी किसको मिलेगा? उसके बाद वाला को। मतलब जब ये हम पुश किए तो सबसे ज्यादा, अगर कितना बड़ा भी चेन रहे तो हम क्या कर सकते हैं? कितना बड़ा भी धक्का मारे तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो सबसे आगे होगा उसको होगा, उससे कम वो, उसके कम वो। हो सकता है जैसे अभी आप सब बैठे हुए हैं, हम मारे कितना भी कसकर, सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हो तो सबसे ज्यादा धक्का आपको लगेगा, उसके बाद उसको, उसके बाद हो सकता है टोपी वाला तक जाते जाते जो मेरे धक्का मारने का इफेक्ट है वो दम कमजोर पड़ जाए। पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम क्या धक्का मारे तो पता चला कि पूरा क्लासरूम उलट गया, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो जो साइंस होता है वो प्रैक्टिकल चलता है, जो स्वाभाविक चीजें होती है ना उसी पे। तो ये जो धक्का मारा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे गिरेगा? इस पे। उससे कम किस पे गिरेगा? इस पे। तो उससे कम का मतलब डबल डेल्टा। डबल डेल्टा का मतलब उससे भी कम। डबल डेल्टा, डेल्टा का मतलब खुद ही कम होता है। ये अपना छोटा सा इलेक्ट्रॉन किसको दिया? इसको। तो उससे छोटा सा किसको मिलेगा? इसको। उससे भी कम किसको मिलेगा? ट्रिपल डेल्टा। तो देखा गया है कि जब ईडीजी आता है तो जो हाथों हाथ कार्बन जुड़ा होता है ना उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, उससे कम उसके बाद वाला को, उससे कम उसके बाद वाला को, और जनरली चौथे कार्बन तक जाते जाते ये इफेक्ट कमजोर पड़ जाता है। ठीक है ना। यहां से जैसे इस कार्बन चेन से एक ईडीजी जुड़ा तो यहां से लेकर यहां तक एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट चालू हो गया। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का मतलब एक आवेश उत्पन्न हो गया, अपने आप एक चार्ज डेवलप होना शुरू कर दिया। इस पे प्लस, इस पे माइनस, उससे कम माइनस इस पे, उससे भी कम माइनस इस पे। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता। सबसे ज्यादा ये जो इलेक्ट्रॉन दिया इसको फायदा हुआ, जैसे आपको मारे तो सबसे ज्यादा जो हाथों हाथ धक्का लगेगा उसी को, उससे कम इसको, उससे कम इसको। यानी जब किसी कार्बन चेन से ईडीजी आकर जुड़ता है तो देखा गया है कि कम से कम तीसरे कार्बन तक अपने आप एक चार्ज डेवलप होता है। ये चार्ज कैसे होता है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है।
ईडीजी जो अपना इलेक्ट्रॉन पुश किया ना, वो ट्रैवल करते हुए कहां तक पहुंच गया, तीसरे इलेक्ट्रॉन तक। तो जैसा कि बता रहे थे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जब ईडीजी जुड़ता है तो उसका इफेक्ट कहां तक गिरता है, तीसरे कार्बन तक। उसके बाद ये क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। यानी यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करना शुरू किया। ये एक परमानेंट इफेक्ट है जो किसी को दिख नहीं रहा होता है। कार्बन जब भी सिंगल चेन बनाता है ना, तो अपने आप एक ईडीजी आकर कोई ना कोई जुड़ेगा, और वो क्या करता है, तीसरे कार्बन तक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करवाता है। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, पार्शियल का मतलब धीरे धीरे, ठीक है ना, पूरा नहीं दे देता है। डेल्टा का मतलब अपना ये कुछ हिस्सा किसको दे दिया, इसको, उससे कम इसको, उससे भी कम इसको। तो यहां से यहां जो एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट चालू हुआ, यहां से यहां एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट चालू हो रहा है। इस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ गया। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट का एक प्रॉब्लम है। सपोज कीजिए यहां पे कोई डबल बॉन्ड आ गया, सपोज कीजिए यहां पे कोई डबल बॉन्ड आ गया, तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो है ना ईडीजी का, केवल सिंगल बॉन्ड पे काम करता है। तो अब जैसे ये पुश किया ना, तो ये यहीं तक काम करेगा, ये ट्रिपल डेल्टा नहीं बनाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन जब भी किसी को देता है ना, तो कैसे चलता है, सिंगल बॉन्ड पे। अगर कोई डबल बॉन्ड आ गया बीच में तो काम नहीं करेगा। जैसे अभी अगर डबल बॉन्ड यहां आ गया, तो ये कहां तक अपना इफेक्ट पहुंचा सकता है, इस कार्बन तक। सपोज कीजिए अगर कोई डबल बॉन्ड यहां आ गया, तो ये अपना ईडीजी अपना इफेक्ट कहां तक छोड़ सकता है, इसी कार्बन तक। ईडीजी जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ना, वो डबल बॉन्ड को क्रॉस नहीं कर सकता है। याद रहेगा, ये इसका लिमिटेशन है। देखो ये जो ईडीजी है ना, ईडीजी एक ऐसा आदमी था जो सिंगल बॉन्डेड चेन से जुड़ा और उसपे क्या कर दिया, निगेटिव चार्ज ला दिया, और खुद पे क्या लाया, प्लस चार्ज। ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इस पे निगेटिव आया। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, बेचारा कार्बन चेन कुछ नहीं करता है, वो तो चुपचाप से बेचारा लाइन बनाकर खड़ा था। ईडीजी आया और उसको डिस्टर्ब कर दिया। चार्ज आने का मतलब डिस्टरबेंस। ये डिस्टरबेंस कौन क्रिएट किया है, ये प्लस चार्ज। ईडीजी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो खुद पे प्लस चार्ज कैरी करता है, ठीक है। इसलिए इस इफेक्ट का एक और नाम है, ये कहेगा ना ये किस तरह का इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इसको बोलेंगे प्लस आई। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, एक प्लस और एक माइनस। अभी बताइए, इसे दो तरह के लोग जुड़ते हैं। तो अगर किसी सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से कौन आकर जुड़ जाए, ईडीजी आकर जुड़ जाए, तो ऐसे इफेक्ट को क्या कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट। ईडीजी का एक और नाम है प्लस आई ग्रुप। सबको समझ में आया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन समझ लेते हैं, फिर इस पे आगे बात करेंगे। अब दूसरा, दो ही चीज होता है। उसी तरह अगर कार्बन जब सिंगल बॉन्डेड चेन बनाता है, तो एक और समस्या है, एक और है जो आकर इससे जुड़ना पसंद करता है, चाहे या ना चाहे। इसकी एक समस्या है ईडब्ल्यूजी, ठीक है ना। इसके पहले कौन जुड़ा, ईडीजी। ईडीजी कौन होता है, जो पुश करता है। ईडब्ल्यूजी जो पुल करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा। ईडब्ल्यूजी का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। एटीएम से पैसे विथड्रॉ करते हैं ना, विथड्रॉ करना मतलब निकालना। तो ईडब्ल्यूजी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। किससे करता है, तो कार्बन चेन से करता है। ये क्या करता है, जैसे ही किसी कार्बन चेन से जुड़ता है ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया। पिछले बार दिया था, इस बार ये ले रहा है। सपोज कीजिए आप सभी चेन बनाकर खड़े हैं, ठीक है ना, और हम किसी को पकड़े, ठीक है ना, और कस के खींचे, तो इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे पड़ेगा, फिर से जो हाथों हाथ मेरे से जुड़ा होगा।
तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम खींचे तो पूरा एक बहुत बड़ा चेन खिंचाते चला रहा है। सबसे ज्यादा कौन खिंचाएगा? जो हाथों हाथ होगा, उससे हो सकता है ये ब्लैक टी शर्ट वाले के पास जाएगा, उससे कम उस पे, और फिर से वो टोपी वाले पे जाते जाते मेरा इफेक्ट कमजोर पड़ जाएगा। सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होगा? जो मेरे हाथों में आएगा उसको हम सबसे ज्यादा खींच पाएंगे। कहने का मतलब EWG आता है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये लेगा, तो देखता है प्लस और जो लेगा माइनस। जैसे किसी कार्बन चेन से EWG जब आता है तो कार्बन चेन पे क्या ले आता है? प्लस चार्ज। ये अपना कुछ इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इसको। ये छीनने वाला है ना, लुटेगा। आया और कार्बन चेन से क्या छीनेगा? लुटेगा इलेक्ट्रॉन। तो जो हाथों हाथ होगा वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। उससे कम कौन लुटाएगा? लुटना। प्लस का मतलब लुटना, इलेक्ट्रॉन उसका छीनना रहा है, ये छीनना यानी लूट लिया। उससे कम ये, और उससे भी कम किस पे प्रभाव पड़ेगा? इस पे, ठीक है ना। तो EWG कौन होता है? जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से जब जुड़ता है ना, तो देखा गया तीसरे कार्बन तक एक चार्ज का फ्लो चालू हो जाता है। जैसे ही कार्बन चेन से EWG जुड़ा तो यहां से यहां फिर से एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट चालू हो गया, यहां से यहां फिर से एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट चालू हो गया, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? EWG। ये आया और एक न्यूट्रल कार्बन चेन से जुड़ा और उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया। जैसे ही छीना तो कार्बन चेन पे प्लस और खुद पे माइनस चार्ज लिया, उसके वजह से ये भी प्रभावित हो गया और कुछ प्रभाव इस कार्बन पर भी पड़ा। सेम उसी तरह अब अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे यहां डबल बॉन्ड आ गया, तो ये इफेक्ट जो है ना, ये चार्ज आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं आकर रुक जाएगा। बात समझ में आ गया? तो जब कोई लेता है या देता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसका इफेक्ट केवल सिंगल बॉन्ड चेन पे काम करता है, ठीक है ना। अगर कोई डबल बॉन्ड आ गया तो लेने देने का काम रुक जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर आगे फ्लो नहीं करता है। इस चार्ज के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? EWG, ये माइनस, ठीक है ना। इसलिए इस इफेक्ट का एक और नाम क्या है? माइनस आई इफेक्ट। ये कैसा इंडक्टिव इफेक्ट है? मतलब जो जुड़ता है ना, जो उस पर चार्ज होता है ना, उसी से उसका नाम पड़ता है। अगर जुड़ने वाला देने वाला है तो प्लस, और लेने वाला है तो माइनस। जब भी कोई देता है तो प्लस और लेता है तो माइनस। इसलिए इसका एक और नाम है, EWG का एक और नाम होता है माइनस आई ग्रुप। यानी कुल मिलाकर कहें तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। जब जब कोई कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन रखता है तो उससे दो तरह के लोग आकर जुड़ते हैं, EDG या तो EWG, और वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू हो जाता है। इस बार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस दिशा में गया है, इलेक्ट्रॉन हमेशा +2 माइनस, है ना। इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बह रहा है, छीनना है ना ये, तो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। उसी तरह इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस दिशा में है? इस दिशा में। डेल्टा का मतलब होता है ना, अपना एक छोटा सा चार्ज किसी और को देना। जिस दिन पूरी तरह से किसी को देता है ना, उसको बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफर। जब किसी को कंप्लीट ट्रांसफर होता है ना, तो बॉन्ड टूट जाता है। तो यहाँ पे अभी बॉन्ड टूटा नहीं है, मतलब ये अपना कुछ हिस्सा किसको दे दिया? इसको। बस समझ में आ रहा है? यह है इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बन की एक समस्या है, जब वो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो अपने आप दो तरह के लोग आकर जुड़ते हैं, EDG या तो EWG, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वहां पे शुरू हो जाता है। और ये दो तरीके से होता है, या तो EDG के जुड़ने से या तो EWG के जुड़ने से। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। लिखना शुरू कीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ permanent effect. It arises due to attachment of
आइदर EDG और EWG टू सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन। इसको लिखिए। अगला लिखिए, इसको, इस एग्जाम्पल को लिखिए। इंडक्टिव इफेक्ट, यहां पे ऐसे लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। in case of inductive effect, partial displacement of electron will take place। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अब लिखेंगे प्लस आई इफेक्ट कब होता है, जब कार्बन चेन से कौन जुड़ता है, ईडीजी, तो प्लस आई इफेक्ट, और कार्बन चेन से माइनस ग्रुप जुड़ता है तो माइनस आई इफेक्ट। यहां पे इफेक्ट छूट गया है। इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रॉन पार्शियली डिस्प्लेस करता है, डेल्टा प्लस और माइनस बनाते हुए। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ाएं। अब इस इफेक्ट को दो तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, जब कार्बन चेन से कौन जुड़ता है। और आप सभी बोर्ड के इंटरनल के सभी अच्छे क्वेश्चन है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमेशा आते रहता है। तो आप उसमें कुछ लाइन लिखिएगा, पहले तो ये बनाकर दिखाइएगा, ठीक है ना, कि कार्बन चेन से ईडीजी और ईडब्ल्यूजी जब जुड़ता है तो क्या होता है। ये एक परमानेंट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है और ये एक परमानेंट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट करता है। लिखिए प्लस आई इफेक्ट। अगर कभी भी प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से कौन जुड़ जाए, ईडीजी, ऐसा कुछ हो रहा हो जो अभी आपको बढ़ाया है। अगर कोई सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन है और इससे कौन जुड़ जाए, ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ईडीजी पे प्लस और चेन पे माइनस चार्ज आ जाए। ये जो यहां ईडीजी है ये कैसा इफेक्ट डाल रहा है, प्लस आई इफेक्ट। तो अब आपको इच्छा हो रही कि कौन है जो ये ठेलने का काम करता है, या इलेक्ट्रॉन पुशर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है। तो अब आप उस पे आते हैं, ईडीजी को पहचाने कैसे। तो आज के बाद है ना, अपनी खुली निगाहों से आप दम देखिए और कैसे पहचानना है ये सीखिए, ईडीजी को पहचानना। कार्बन की समस्या है, ये ईडीजी से ग्रस्त रहता है, ईडीजी आएगा ही। आगे बढ़ाएं, ईडीजी के पहचानना सिखाते हैं। कैसे पहचाने कि ईडीजी कौन है, ईडीजी को पहचानना सीखते हैं। लिखे लिस्ट ऑफ ईडीजी। आप सभी पेन रख दीजिए, एक लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, चेहरे पे मुस्कुराहट और आराम से समझिए। इधर देखो, आपके सामने ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इधर देखो। ईडीजी कौन होता है, कौन है जो इलेक्ट्रॉन पुश करता है, ईडीजी कौन होता है। इसको समझने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। पहले इन एग्जाम्पल को देखो।
ये जो लाइन होता है ना, इसको ओपन वैलेंसी कहते हैं। ओपन वैलेंसी मतलब ये भी किसी से जुड़ेगा, तो ये किससे जुड़ेगा, अब हमको समझना है, किसी कार्बन चेन से इसको जुड़ना है। ये किसी से जुड़ेगा, मानते हैं किससे जुड़ेगा, कार्बन चेन से, ठीक है ना। उसी तरह ये भी जुड़ेगा तो किसी कार्बन चेन से। सपोज हम आपको दिखा दे, क्या ऐसा भी पहले समझते हैं फिर दिखा देंगे। ये भी जुड़ेगा किसी कार्बन चेन से, इसको भी किसी कार्बन चेन से जुड़ना है, ठीक है। तो कार्बन जो ये CH3 होता है ना, इसको अल्काइल बोलते हैं, या कार्बन चेन है। ये एक कार्बन का चेन है तो इसको क्या कहेंगे, दो कार्बन का चेन है। ये तीन कार्बन का चेन है जिसमें दो स्ट्रेट चेन में है, एक ब्रांच में है। ये चार कार्बन का चेन है जिसमें दो स्ट्रेट चेन है और एक दो ब्रांचेस है। ऐसे समझ में आता है। अब देखो, जो CH3 होता है या जो कार्बन चेन होता है, इसकी एक खासियत है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। कार्बन चेन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये जब किसी कार्बन चेन से जुड़ता है ना, तो ये हमेशा धीरे धीरे पुश करता रहता है। एक बार नहीं है, इसको चैन नहीं है कि एक बार किसी को ठेल दे तो चुप हो जाए। ये जिससे जुड़ता है ना, उसको लगातार हल्का पुश करता रहता है, ठीक है। आप सपोज कीजिए यहाँ पे कोई नल लगा हुआ है, यहाँ पे कोई नल है, इसमें पानी का फ्लो एक तरफा आ रहा है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, ठीक है। यहां पे ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया और यहां से कोई कल लगा हुआ है, ठीक है ना, एक तरफा पानी आ रहा है। यहां पे कोई कल लगा हुआ है, कार्बन चेन क्या करता है, में से इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी देगा ये भी देगा, दो तरफ से आ रहा है। यहां कोई कल लगा हुआ है तो दो तरफ से पाइप आ रहा है, इधर से भी और इधर से भी, दिख रहा है। तो यहां पे जब कल होगा तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में पानी का फ्लो इसमें ज्यादा आएगा। यहां देखो, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी है। यहां पे अगर कोई कल होता तो पानी का फ्लो तीन तरफ से आ रहा होता, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सही है। अब सुनो, इसको 1 डिग्री कहते हैं, इसको भी 1 डिग्री कहते हैं, इसको 2 डिग्री कहते हैं, इसको 3 डिग्री कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जो ओपन वैलेंसी होता है ना, इसको हम सोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओपन वैलेंसी सोर्स, या ओपन वैलेंसी जिस कार्बन से जुड़ता है ना, इसको सोर्स कार्बन कहते हैं। एक बार फिर से आप सभी को, पिछले क्लास में ऑर्गेनिक शुरू हुआ है। अगर आपको अच्छा केमिस्ट्री करना है तो ऑर्गेनिक अच्छा करना होगा, और ऑर्गेनिक अच्छा करना है तो GOC अच्छा करना होगा, सभी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो आप चेहरे पे एक मुस्कुराहट के साथ और गंभीरता के साथ सुनना है। जिस कार्बन से ओपन वैलेंसी जुड़ता है इसको क्या कहते हैं, सोर्स कार्बन। तो सोर्स कार्बन 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहां सोर्स कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। यहां पे सोर्स कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से। और यहां सोर्स कार्बन क्या है, अकेला। EDG 3 तरह का होता है, EDG 3 तरह का होता है। या तो 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप भी बोल सकते हैं। ये कैसा है, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन चेन। फिर से एक बार समझाएंगे, आप सभी वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये कैसा है, ये भी 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। ये कैसा है, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन चेन। और ये 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप। सुनो, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये ओपन वैलेंसी जिस कार्बन से जुड़ता है इसको क्या कहते हैं, सोर्स कार्बन। शॉर्ट में हम SC लिखते हैं। तो ये वाला कार्बन SC था जिसे ओपन वैलेंसी जुड़ा हुआ है, इसका सोर्स कार्बन कौन है, ये, ठीक है ना। इसका सोर्स कार्बन ये है और इसका सोर्स कार्बन कौन है, ये कार्बन कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, 3 से, तो 3 डिग्री। जब सोर्स कार्बन 3 कार्बन से जुड़ गया तो 3 डिग्री, 2 से जुड़ गया तो 2 डिग्री। जब सोर्स कार्बन हाथों हाथ एक से जुड़े, या इसके पीछे और भी बहुत चेन रहता है ना, इसके हाथ पीछे करने मत ऐसे, CH2 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 CH3 कुछ ऐसा रहता, और भी चेन बढ़ा जा रहा है, हमको से नहीं मतलब है। ये सोर्स कार्बन है, हाथों हाथ कितने से जुड़ गया, 1 से। यहां सोर्स कार्बन हाथों हाथ 2 से, यहां सोर्स कार्बन हाथों हाथ
3 से। जब सोर्स कार्बन हाथों हाथ 3 से तो 3 डिग्री, जब 2 से तो 2 डिग्री। हाथों हाथ 1 से जुड़ता है या सोर्स कार्बन अकेला रहता है, सोर्स कार्बन अकेला रहे या हाथों हाथ 1 से जुड़े तो 1 डिग्री, हाथों हाथ 2 से तो 2 डिग्री, हाथों हाथ 3 से जुड़े तो 3 डिग्री। क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं ना, तो हो सकता है लग रहा हो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन दम साधारण सी बात है। कहने का मतलब कार्बन या तो अकेला रहे या तो हाथों हाथ 1 से जुड़े तो 1 डिग्री, हाथों हाथ 2 से जुड़े तो 2 डिग्री, 3 से जुड़े तो 3 डिग्री। आप ही सोचिए, जब सोर्स कार्बन अकेला रहेगा ना तो कार्बन खुद ही बहुत कम देता है, तो इसकी क्षमता बहुत कम होगी, लेकिन उसके पीछे कोई और है तो उसको हेल्प होगा, ठीक है ना। लेकिन इस केस में फायदा और ज्यादा है, इधर से भी फ्लो आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। इसमें फ्लो एक तरफा आ रहा था, इसमें फ्लो 3 तरफा आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो देने की क्षमता रखता है इधर, सबसे ज्यादा सबसे कम कौन देता है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में जब सोर्स अकेला रहता है तो सबसे कम, उसके पीछे कोई और आ गया तो और ज्यादा देगा। उससे ज्यादा कौन देता है 2 डिग्री, और सबसे ज्यादा कौन देता है 3 डिग्री। यानी ईडीजी कौन है, ईडीजी कौन है अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप 3 तरह का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन का चेन। तो सबसे ज्यादा कौन देता है 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप। इसको क्या कहेंगे ऑर्डर ऑफ ईडीजी, ऑर्डर ऑफ ईडीजी। ईडीजी का सीक्वेंस क्या है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री। आप लिखना शुरू कर दीजिए अल्काइल ग्रुप, और सबसे कम कौन देता है 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। लिखिए नेक्स्ट माइनस, नेक्स्ट माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। लिखिए व्हेन किसी सिंगल बॉन्ड चेन से कौन जुड़ता है EWG, तो अब ये देगा प्लस और ये लेगा माइनस। ये कौन सा इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट। लिखिए जब किसी सिंगल बॉन्डेड चेन से कौन जुड़ता है EWG, तो इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। EWG कौन होता है, इलेक्ट्रॉन छीनने वाला, लेने वाला, खींचता है। ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, देखो इधर ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में लेगा, तो ये दे रहा है इसलिए प्लस और वो ले रहा है तो माइनस। अब कौन है जो इलेक्ट्रॉन छीनने में माहिर है, इलेक्ट्रॉन छीनने का काम कौन करता है, इसके पीछे ईडीजी देखे। ईडीजी कौन, जो देना, देना कौन पसंद करता है सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम देना पसंद करता है 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। आज के क्लास का सबसे लास्ट, कौन है जो इलेक्ट्रॉन छीनता है या छीनने में विश्वास रखता है, जो इलेक्ट्रॉन का पुशर है, कौन है जो EWG है, कैसे पहचाने। आगे बस लास्ट आज का टॉपिक है, लिखिए लिस्ट ऑफ EWG। आप सभी कोई मेरे साथ देखिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीनने में कौन माहिर है, मेरे साथ सब कोई। आपको ये वर्ड कभी नहीं भूलना है। जैसे देने में कौन माहिर है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री। 1 डिग्री बहुत कम देना पसंद करता है, सबसे ज्यादा देना कौन पसंद करता है 3 डिग्री। 2-3 बार बोलना है, अपने आप याद हो जाएगा। अब लेने में कौन माहिर है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आदमी है जो समझ जाओ जिस कार्बन चेन से जुड़ गया उसको बर्बाद कर देगा, उसके सारे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो आज के बाद इसको ऐसे समझिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा लुटेरा कौन है, इस वर्ड को ध्यान दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा लुटेरा कौन है NO2, याद होगा। लूटने में ये सबसे उस्ताद है। अगर कार्बन चेन से जुड़ गया तो उसका सारा इलेक्ट्रॉन खींच लिया। तो आज के बाद सबसे ज्यादा छीनने में माहिर कौन है, EWG में सबसे ताकतवर कौन है NO2। दूसरे नंबर पे है साइनाइड,
अगर कहीं साइनाइड आ गया तो NO2 के बाद, NO2 कौन, सबसे बड़ा लुटेरा, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे 10th में भी, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे बड़ा लुटेरा आज के बाद NO2, इसको नाइट्रो बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं साइनाइड, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलिए, कुछ बोलना है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो। नहीं आता है तो लिख लीजिए, ये कौन है, नाइट्रो, ये कौन है, साइनाइड, ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीनने में कौन माहिर है, NO2, सबसे बड़ा लुटेरा NO2, उसके बाद साइनाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, लिखिए इस लिस्ट को, आपको इतना ही याद रखना है। सबसे ज्यादा कौन देता है, तो 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है ना, उसको EDG कहते हैं। EWG कौन है, जो इलेक्ट्रॉन छीनता है सबसे ज्यादा, कौन, नाइट्रो, फिर साइनाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लिखिए। अब सबसे क्लास कौन करते हैं, एक बात आप जो आपको हमेशा याद रखना है, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मात्र एक ऐसा आदमी है जो ना किसी का लेता है ना किसी को देता है। हम सभी के बीच में ऐसा होता है, कोई देना पसंद करता है, कोई लेना पसंद करता है। हम सभी के बीच में भी कोई देना पसंद करता है, कोई लेना पसंद करता है। हम सबके बीच में एक और भी होता है जो ना लेना पसंद करता है ना देना पसंद करता है। इस लिस्ट में आइए फिर से, हल्ला बहुत करता है तुम लोग, इस लिस्ट में आओ। इस लिस्ट में सबसे पीछे जोड़ो हाइड्रोजन को, ठीक है ना, जो लिस्ट आपको बताई थी EDG का, उसमें सबसे पीछे कौन है, हाइड्रोजन। और जो अभी आप लिस्ट लिखे हो ना, इस लिस्ट में भी सबसे पीछे कौन होता है, हाइड्रोजन। इसको इसलिए लास्ट में बता रहे हैं ना, EDG कौन है, जो देना पसंद करता है। हाइड्रोजन देने में भी सबसे पीछे और लेने में भी सबसे पीछे। इसलिए हाइड्रोजन के बारे में बोला जाता है कि हाइड्रोजन ना ही लेना पसंद करता है ना ही देना। हाइड्रोजन दोनों जगह कॉमन है, देने में भी पीछे और लेने में भी सबसे पीछे। तो आज के बाद ये याद रखना है कि हाइड्रोजन ना ही किसी को लेता है ना ही किसी को देता है। इस तरह क्लास को समराइज करते हैं कि आज के क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। जब सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन EDG से जुड़ता है या EWG से जुड़ता है तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट शुरू होता है। EDG कौन है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री का अल्काइल ग्रुप, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे पीछे हाइड्रोजन। EWG में कौन है, नाइट्रो, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें भी सबसे पीछे कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन नहीं लेता है नहीं देता है। उम्मीद है सबको आज का क्लास समझ में आएगा। अब अगले क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट पे प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।